1722 में सादत खां नाम का एक व्यक्ति था जिसको मुगल बादशाह मोहम्मद शाह नाम था उसका उस टाइम। मोहम्मद शाह जो है आपको याद होगा कि 1719 से लेकर 1739 ईस्वी तक मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य का शासक बना था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह ने सादत खां को, ठीक है, आपको नाम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले तो अवध का आप लोकेशन देख लो कहाँ पर है। ये इंडिया है, इंडिया में देखो ये अवध का यहाँ पर लोकेशन है। ठीक है, तो अवध कहाँ पर है ये आपको दिख गया। देखिए सबसे पहले आपको जो है नाम लिख देते हैं, सादत खां। ठीक है, खां भी बोलते, खान भी बोलते हैं। तो 1722 में, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम कब से रहा था? 1722 से 39 तक। ठीक है, देखिए 1722 में सादत खां को मुगल बादशाह जो है वो सूबेदार का पद दिया था, अवध का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, अवध राज्य का सूबेदार बनाया। और सूबेदार आपको हमने पिछले क्लास में बताया है कि सूबेदार बोलते हैं जो प्रशासनिक सिस्टम की देखभाल करता हो, पूरे प्रशासन उसके कंट्रोल में होता है, उसको सूबेदार बोलते हैं। तो अवध का पूरा कंट्रोल लगभग सादत खां के हाथ में चला गया है। 1722 में मोहम्मद शाह ने कर दिया था और इसे एक उपाधि दिया था बुरहान उल मुल्क का। ध्यान रखना, कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इसका उपाधि दिया गया था सादत खां को, मोहम्मद शाह ने ही दिया था। इसका उपाधि दे करके इसको अवध का एक्चुअल में सूबेदार बनाया था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया कि अब सारा कंट्रोल सादत खां के हाथ में है। तो उसने 1723 से सुधार करना शुरू कर दिया। 1723 में बड़ा सुधार किया, टैक्स सिस्टम में सुधार किया, यानी कि किसानों के लिए भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया कि किसान बेहतर ढंग से जो है अपना राजस्व दे सके, यानी कि एक न्यायिक रूप से। ठीक है ना, कि किसान को इतना ना देना पड़े कि वो बेचारे ऋण के दबाव में और दब जाए। ठीक है, यानी लोन के दबाव में। तो किसान अगर मान लेते हैं 100 रुपये का उपज कर रहा है तो उसे ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 70 रुपया 80 रुपया उससे टैक्स लो, बाकी उसको छोड़ दो, उसका भी विकास, उसका भी ग्रोथ। लेकिन ज़्यादातर टैक्स अब बोलेगा 80 रुपये ले रहे हैं वो टैक्स, लेकिन उस समय के सिस्टम से वो बेहतर ढंग था। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। और टैक्स सिस्टम में कई सारे सुधार किए थे सादत खां ने अवध को लेकर के सिर्फ। ठीक है, तो अवध जो है धीरे धीरे करके आर्थिक रूप से पूरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। फिर प्रशासन में सुधार किया तो सेना वगैरह भी रखने लगा और सैनिक संगठन बनाया, पूरा संगठित सेना बनाया, तो सेना भी उसके पास बेहतर हो गया। खजाना भी आने लगा, तो खजाना बेहतर होने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो सादत खां अवध को एक बेहतर राज्य में बदल दिया था। इसका परिणाम मिला कि सादत खां को मोहम्मद शाह ने बुलाया था जब नादिर शाह का अटैक हुआ था 1739 में, तब तो बताएंगे। तो ये बुरहान उल मुल्क का मतलब होता है कि एक सहायक, मतलब हमारा सहायता करने वाला, एक सहायक स्तंभ के रूप में जो है ना वो सादत खां को मानता था मोहम्मद शाह, इसलिए उसको ये उपाधि दे करके बंगाल का सूबेदार बनाया था 1722 में। धीरे धीरे करके जो है सादत खां बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया था। एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि 1722 में ही अवध स्वतंत्र राज्य बन गया था, ये आप बोल सकते हैं। सादत खां के बाद इसका भतीजा हो या दामाद बोलो, तो दोनों लगता था, तो उसका सफदर जंग नाम था, सफदर जंग। ठीक है, सफदर जंग। इसका कार्यकाल 1739 से रहा 54 तक। ठीक है, 1739 में सफदर जंग जो है, अब सादत खां का मृत्यु हो गया। अब इसका डेथ का भी अलग ही कहानी है। पता है क्या है, 1739 में जब नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली पर, तो फिर दिल्ली पर तो अटैक होता ही है जैसे, लेकिन दिल्ली में नहीं होता, वो करनाल में युद्ध होता है
तो वहाँ पर मुग़ल बादशाह जो रंगीला है मोहम्मद शाह, उसने हैदराबाद का निज़ाम को बुलाया और सादत खां को बुलाया, अवध के शासक को, और दोनों को बोला कि भाई आप लोग संभालो थोड़ा युद्ध को। तो दोनों युद्ध में सम्मिलित हुए, लेकिन इनमें गुटबाजी चलता था। जैसे सादत खां है अवध का नवाब और हैदराबाद का नवाब, दोनों में गुटबाजी चलता था कि कौन बेहतर है, मुग़ल दरबार में कौन बेहतर अपने आप को साबित करेगा, किसका दबदबा रहेगा दरबार में, इनमें गुटबाजी चलते रहता था। तो इसी गुटबाजी का परिणाम ये हुआ कि, और ऊपर से शासक अयोग्य है ही, तो हार गया, नादिर शाह जीत गया था। और फिर नादिर शाह को तो ये हैदराबाद का निज़ाम जो है वो मना लिया था वापस भेजने के लिए, कुछ पैसा दे करके कि हम बादशाह से कुछ पैसा मंगवा के आपको इंस्टॉलमेंट में वो भी दे के भगा देंगे, मतलब जाने के लिए बोला था। लेकिन पता है सादत खां को लगा कि अगर नादिर शाह को भेजने में ये हैदराबाद का निज़ाम अगर सफल रहा तो मुग़ल दरबार में तो इसका दबदबा बन जाएगा और हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सादत खां पता है क्या किया, नादिर शाह को जाकर के बोल दिया कि कहाँ जा रहे हैं आप, घर, चलिए दिल्ली, हम आपको ढेर सारा वहाँ खजाना रखा हुआ है, ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो नादिर शाह लालच में आ गया और चला दिल्ली। दिल्ली आया तो खजाना जब खोला तो सही में खजाना खाली था। तो खजाना खाली था तो नादिर शाह अब पूरा आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया एकदम। बोला सादत खां कि अब तुम हमें पैसा देगा, अगर तुम हमें पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारे खाल उतरवा देंगे अभी भरे दरबार में। तो सादत खां का तो स्थिति इतना ख़राब हो गया, वो बेचारा कहाँ से पैसा दे उतना। तो उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, कहा जाता है कि जहर खा लिया था, आत्महत्या कर लिया। तो अपमान हुआ ना उसको, बहुत सारा अपमान हुआ। और तो ये कहानी है सादत खां का, वो डेथ हो जाता है। और उसके बाद फिर सफदरजंग 39 में उसका दामाद है, भतीजा है, वो शासक बन जाता है, यानी नवाब बनता है अवध का। तो सफदरजंग को वजीर का भी पद दिया जाता है। ठीक है, इसको वजीर का पद दिया गया था, इसलिए इसी के बाद से जो है ना अवध के नवाब को नवाब वजीर बोला गया है। ध्यान देना, अवध के नवाब को ही नवाब वजीर बोला जाने लगा। क्यों? सफदरजंग को वजीर बना दिया था। वजीर क्या होता है पता है? मुगल दरबार में जो सबसे राजा के सबसे करीब होते हैं, आज के हिसाब से आप प्रधानमंत्री समझ लो, सलाहकार, मुख्य मेन आदमी जो होते हैं वो वजीर होते हैं। तो वजीर का पद दिया था। अब क्यों दिया था पता है? अब मुगल साम्राज्य जो है कमज़ोर है, तो मुगल बादशाह 39 में तो कहानी उसका ख़त्म है। उसके बाद अहमद शाह आता है। तो अहमद शाह देखता है कि मुगल शासक है अहमद शाह, तो अहमद शाह देखता है कि इधर मराठा अटैक कर रहे हैं, विद्रोही राज सब, जाट रोहेला, ये सब तबाह परेशान करके रखे हुए था, और ऊपर से अंग्रेज सब था ही। तो अहमद शाह देखा कि हमको एक सपोर्ट चाहिए जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो और सैनिक यानी सैन्य संगठित भी हो उसका। तो हर तरह से मजबूती अवध ही से दे सकता था, क्योंकि अवध के पास जो है, अवध जो है ना, सादत खां के इतने सुधार और जो उसके सेना संगठित किया हुआ जो काम था उससे अवध मजबूत बन गया था उस टाइम। ठीक है, तो अवध को जो है ना अपने साथ रखने के लिए सफदरजंग को वजीर बना दिया था, वजीर का पद दे दिया था अहमद शाह, इसलिए ये सफदरजंग को वजीर कहा जाने लगा था, नवाब वजीर। ठीक है, तो ये कहानी है सफदरजंग का। और ये फिर 1754 में ये घर जाता है, तो बीमारी से इसका भी डेथ हो जाता है। वजीर का पद इससे छूट जाता है मुगल दरबार। जैसे मुगल दरबार में कई सारे गुट हो जाते हैं, गुट बन जाते हैं, जैसे आपको हम बताएंगे आगे। सैयद बंधु का गुट था, ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफ़गानी गुट, ऐसे गुटबाजी हो रहा था, क्योंकि कमज़ोर बना हुआ है शासक तो गुटबाजी तो होगा ही। तो वही हाल है। और उसके बाद सफदरजंग का वजीर का पद भी छीना जाता है, तो ये बेचारा जाता है अवध में, वापस लौटता है। उसी टाइम नेचुरल मौत होता है इसका, बीमारी से मौत हो जाता है। तो इसके बाद आता है शुजाउद्दौला।
शुजाउद्दौला, यही 1754 में जो है बंगाल का नवाब बनता है। और यही जो है आपको बक्सर के युद्ध में दिखेगा, और हमको बताएंगे जब बक्सर का युद्ध तो इसी का नाम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण देगा। शाह आलम द्वितीय सभी जगह से भागेगा तो शुजाउद्दौला उसको शरण देगा, ठीक है। ये सब कहानी आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस बेसिक चर्चा कर रहे हैं ताकि ये नाम आपको पता चलेगा। बंगाल में सिराजुद्दौला का नाम हमने बताया था, अवध में शुजाउद्दौला का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सब जगह आपको नाम जब पूरा पता चल जाएगा, बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, फिर बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध समझ में आने लगेगा। तो ये कहानी है अवध का, ठीक है।